नमस्कार, आप देख रहे हैं आर श्रृंखला और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक बार फिर कश्मीर का वो दर्द बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से रोहित भट्ट जी और साथ ही संदीप कुमार भट्ट जी जो कि पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। रोहित जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कश्मीरी पंडितों के दर्द की जो दास्तां है इसकी जांच याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया? क्या लगता है आपको? जी मैम, बड़ा दुखद है ये कि लगभग मेरे ख्याल से ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब पीआईएल दाखिल की गई थी और ये फिर से रिजेक्ट की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि ये आखिर हमारे साथ ऐसा किया क्यों जा रहा है। ये हमारे साथ माननीय ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे भी हमारे साथ अगर न्याय नहीं होगा, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं होगी, तो फिर हम कहाँ का रुख करें? सरकार भी इस वक़्त हमारी जो है बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और उन्होंने हमको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है बेसहारा। अब हम 90 की अगर बात करें, 90 में अगर मीडिया नहीं था, मीडिया उस तरह से नहीं कर कर पाया हेल्प या लोगों तक बात नहीं पहुँच पाई। इस वक़्त तो सोशल मीडिया है, सबसे पहले तो सबके हाथ में है मीडिया, ऊपर से नेशनल मीडिया है, इतना पावरफुल मीडिया है इंडिया का। और उसके बाद भी हमारी जो हमारे जो प्लाइट है, हमारा जो दर्द है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है और इतनी किलिंग्स हुई है जो कि 7 अक्टूबर 2021 से जो स्टार्ट हुई एम्प्लॉइज़ की स्पेशली, उससे पहले भी किलिंग्स हुई माइनॉरिटीज़ की, हिंदूज़ की। लेकिन तब तक हम यही सोचते थे कि ये एक पॉलिटिकल चल रहा है जिसकी वजह से मतलब उनको मारा जा रहा है, चाहे सरपंच थे या कोई शॉपकीपर्स थे या तो हम थोड़ा-सा डर तो जाते थे लेकिन फिर सोचते थे चलो ये शायद कुछ आपसी रंजिश है या कोई पॉलिटिकली कुछ चल रहा है इनका, तो उसकी वजह से हम उसको कुछ टाइम के बाद भूल जाते थे। लेकिन जैसे ही दीपक चंद और सुपिंदर कौर जी का जो किलिंग हुई, उनके स्कूल में जाके उनका नाम पूछ के मारा गया उनको। तो उसके बाद तो डर की कोई सीमा ही नहीं रही क्योंकि अब अगर एम्प्लॉयी को जो कि एक वहाँ काम करने गया है जो वहाँ पे वहीं के बच्चों को जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए उनको उनको वहाँ के लोगों को सेवाएँ देने गए, उनके साथ ऐसा होने लग जाए, तो वहाँ इंसान कैसे बैठ पाएगा फिर? वहाँ डर तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ बैठना वहाँ बैठना और ऊपर से देखिए एक तो जो कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं जो राहुल भट्ट जी हैं, वो कॉलोनी में रहते हैं, उनको प्रॉपर अकोमोडेशन मिली है और वो तहसील ऑफ़िस में काम करते थे, जो कि एक हाइली सिक्योर ज़ोन होता है, सिक्योर ऑफ़िस होता है, बिल्डिंग होती है, वहाँ पे आपके आला अधिकारी होते हैं, जिनके साथ चौबीसों घंटे सिक्योरिटी रहती है। वहाँ पे एक एम्प्लॉयी की किलिंग हो जाती है और उसके बाद सरकार कहती है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। जो एक एम्प्लॉयी सिक्योर ज़ोन में प्रॉपर अकोमोडेशन में होते हुए भी वो भी मारा जाता है। तो आप बाकियों का हाल आप समझ सकते हैं जो 80 टू 85% जो एम्प्लॉइज़ हैं जो कि रेंट पे रह रहे हैं। वो क्या करेंगे? वो कैसा महसूस करेंगे? वो बिना सिक्योरिटी के, बिना अब वो सिक्योरिटी भी हम क्या कहेंगे? सिक्योरिटी हर एक इंसान को तो दे नहीं सकते। हर एक के साथ एक-एक पीएसओ रख नहीं सकते, जो 24 घंटे उसके साथ रहेगा और उसके ऊपर भी क्या भरोसा है? उसको भी आपने किसी स्पेशल दूसरी जगह से लाना पड़ेगा, उस पीएसओ को भी, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं।
आप वहां के लोकल पीएसओ के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर ये न्यूज आप फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा है कि पीएसओस तक जो कई बार गन लेके भाग चुके हैं, गन स्नैचिंग की बात हो चुकी है, तो हम उन पीएसओस के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये तो अब छोड़िए वो पीएसओ की भी बात, आप जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम हर एक को एक मतलब सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हर एक को एक पर्सनल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, कॉलोनीज में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ऑफिसेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक इंसान को मार्केट जाते टाइम किस तरह से सिक्योर करेंगे, उसको हॉस्पिटल जाना है, उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे? और 100 तरह के काम होते हैं, हर 2-2 मिनट के बाद जाना पड़ता है बाहर डेली रूटीन के लिए, काम के लिए। आप किस तरह से सिक्योर कर पाएंगे? और ठीक है, चलिए अब हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप सिक्योरिटी हमको दे रहे हैं, बिल्कुल, आप ऑफिस में भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप हमको अकोमोडेशन में भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। उसके बाद क्या हमको उन्हीं एक मतलब जैसे जेल में रखा जाता है, जेल में भी थानेदार होता है, जेलर होते हैं, वो आपके चारों तरफ आपको एक सिक्योरिटी देंगे, चारों तरफ ऊंची-ऊंची दीवारें हैं, आपको बाहर देखने तक की भी इजाजत नहीं है। तो इस तरह के माहौल में आप हमको रिहैबिलिटेट करेंगे, इस तरह के माहौल में आप हमको वहाँ कश्मीर में रखेंगे, ये किस तरह का रिहैबिलिटेशन? न्यायपालिका ने जो जांच याचिका है खारिज कर दी है, न्यायपालिका ने खारिज कर दी, अब आपको उम्मीद किससे है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस दिन को चुना गया है जीनोसाइड से रिलेटेड इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए, वो अपने आप में ही भारत की न्यायपालिका का परिहास उड़ाता है। ये एक प्रश्न चिन्ह है। जिस दिन यूनाइटेड नेशंस एनिवर्सरी मना रहा है, उस सोच का जो समर्थन करता है कि कहीं भी अगर जाति विध्वंस होता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, और एक भारत देश जो विश्व का सबसे प्रमुख लोकतंत्र है, वहां की न्यायपालिका इतनी विवश है, इतनी कमजोर है कि वो अवहेलना करती है सभी उन रिकमेंडेशंस की जिससे हमारा समाज गुजरा है, सभी उन तथ्यों की। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है हमारे न्यायपालिका पे भी और न्याय प्रणाली पे भी। मैं ताजुब नहीं होगा मुझे ये कहने में, जहां श्री राम को न्याय मिलने में कई 100 वर्ष लग गए, वहां कश्मीरी हिंदू समुदाय के केवल 32 वर्ष हुए हैं। प्रयास निरंतर जारी रहेगा, न रुकेंगे न थकेंगे, संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। आज प्रश्न चिन्ह समाज पर भी है। वो समाज जो त्रासदी कश्मीर में घटित हुई, जो निरंतर चलती चली आ रही है, उसका जब चित्रण किया गया, पूरा रोष जताया पूरे हिंदू समाज ने, भारत के समाज ने, सबने माना कि यह हुआ है, कई साक्ष्य हैं। उसके विपरीत जब न्यायपालिका उस बिल को खारिज करती है, तो यह प्रश्न चिन्ह न्यायपालिका पे बनता है। वो न्यायपालिका इस चीज का भी संज्ञान लेना भूल गई। वो भूल गई किस प्रकार से पिछले 1 वर्ष में 26 से ज्यादा हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है, लक्षित हत्या की गई है। क्या ये जातीय संहार नहीं है? एक विशेष समुदाय के लोगों को चुनकर मारा जाना, यही तो परिभाषा है जिनोसाइड की। फिर भी अगर न्यायपालिका इसे देख नहीं पा रही है, तो ये प्रश्न चिन्ह उन पर बनता है। जी, बिल्कुल।
पर मैं जानना चाहूंगी कि न्यायपालिका ने जिस तरह से इस याचिका को खारिज कर दिया है, मेरा सवाल फिर वही होगा, अब आपको न्याय की उम्मीद किससे है, जब न्याय देने वाली न्यायमूर्ति ही मना कर। देखिए, न्यायपालिका जो यहाँ की है भारत देश की, उसमें कई परिवर्तनों की आवश्यकता है और वो अंतिम विकल्प नहीं है। आज भारत का संचालन एक सक्षम सरकार कर रही है। यदि वो चाहे, वो अपनी ओर से भी विस्तृत जांच का दायरा बढ़ा सकती है, उन सभी केसों का संज्ञान ले सकती है। इसके लिए न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं है। लेकिन न्यायपालिका भी अगर अपना कर्तव्य समझती तो बात कुछ और रहती। जी बिल्कुल। रोहित जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कश्मीर में अभी भी 1989 1990 की तरह अभी भी कश्मीर में नरसंहार किया जा रहा है? जी देखिए, नरसंहार तो 32 साल से चलता ही जा रहा है। जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड खाली इस तरह से नहीं है कि आपको जान से मारा जा रहा है। जेनोसाइड इस तरह से भी है कि आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको दबाया जाता है। आपकी जो कल्चरल फ्रीडम है उसको दबाया जाता है। आपकी जो राइट टू स्पीच है उसको दबाया जाता है। और इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को देता है भारत के, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, आर्टिकल 21, इस चीज को भी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है कश्मीरी पंडित के। हम सिर्फ इसी आर्टिकल के अंडर इस सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि कश्मीरी पंडित या हिंदू जो भी कश्मीर में है, जो या एम्प्लॉय है या जो वहां रहते हैं, उनकी जान को खतरा है। इस बात का संज्ञान ले। हमें जो इस वक्त की सक्षम सरकार है उससे बहुत उम्मीदें हैं। जिस दिन पहली बार वो चुन के आए तब से हमको उम्मीदें हैं। अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि कम से कम वो इस बात को तो संज्ञान में ले, इस बात को तो एक्नॉलेज करे कि कश्मीरी पंडित जो है वो खतरे में है। आप उसको किस तरह से दोबारा बसाएंगे, और जब तक आप वो हालात वहां पैदा करेंगे, जब तक आप वो माहौल वहां पैदा करेंगे, तब तक आप इस जो जो पंडित है, जो कुछ हजार एम्प्लॉइज हैं, 3-4 हजार या 5,000, इनको आप तब तक एक रिलैक्सेशन दीजिए। इनको तब तक आप अटैच कीजिए जम्मू में या दूसरी जगहों पे कश्मीर से जो बाहर हो, ताकि ये जो इन फ्यूचर जो खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर नरसंहार का, उससे बच पाए। क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये दोबारा वो जो दौर है वो नहीं देख पाएगी, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वैसे ही एक्सटिंक्शन के कगार पे है, खात्मे के कगार पे है। बस कुछ ही वक्त और आप ऐसा आप देखेंगे जैसा कि आप किसी एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में बात करते हैं कि ऐसी एक कोई स्पीशीज हुआ करती थी, ऐसे ही आप कश्मीरी पंडित के बारे में भी कहेंगे कि कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, वो इस तरह से चलते थे, ऐसे दिखते थे। इस ऐसी हालत हो चुकी है। और वो खाली इस वजह से नहीं होता है कि आप मार देंगे किसी को, किसी कम्युनिटी के लोगों को तो उससे खत्म हो जाएगा। आपने कल्चरल जो फ्रीडम है आपने वो खत्म कर दिया। आपने हमारे जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको खत्म कर दिया। आपने हर तरह से हमको महरूम रखा है हमारे राइट्स से। आप हमको
आगे बढ़ने का, देश की तरक्की में शामिल होने का अब हमको मौका ही नहीं दे रहे हैं। हमको ये नहीं पता, अगर हम काम कर रहे हैं कहीं ऑफिस में, वहां पे कौन सा, जैसे अगर हम एजुकेशन, आप ये कह नहीं सकते, या ऑफिस में अपने कोलीग्स के ऊपर कैसे भरोसा करेगा कोई, क्योंकि वहां पे पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई वहां पे ऐसा इस तरह का माइंडसेट रखता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, जो समझते हैं कश्मीरी पंडित के पीड़ा को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वहां बसे। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि दोबारा से कश्मीरी पंडित वहां बसे, और वो हर तरह की कोशिश करते हैं कि कैसे इनको खत्म किया जाए, कैसे इनको डराया जाए, कैसे इनको निकाला जाए यहाँ से। तो पहले आप उनको आइडेंटिफाई तो कीजिए। टारगेट किलिंग्स होती है, उसके बाद आपको कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, जबकि अभी तक ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको अभी तक पता भी नहीं चल पाया है कि इनको मारा किसने। कई किलिंग्स ऐसी हुई हैं जिसके बारे में आपको अभी ये नहीं पता है कि इनको किसने मारा। तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे। कई ऐसी किलिंग्स हो चुकी है, जैसे ये जो नॉन लोकल्स हैं, लेबरर्स हैं, आपको किसी की भी लाश मिल जाती है पड़े हुए, आप उसको बोल देते हैं अनआइडेंटिफाइड बॉडी, और आपको ये नहीं पता है कि ये किसकी बॉडी है, लेकिन इतना आप उसकी वेशभूषा से समझ सकते हैं कि ये एक नॉन लोकल हिंदू था जिसको मारा गया, और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं किसने मारा, कब मारा, किसी ने आवाज तक नहीं सुनी गन शॉट की। कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पे किसने मारा उसको, और आप कहते हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे। किस तरह से आप सिक्योरिटी देंगे जब आपको यही नहीं अभी पता चल रहा है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं, और आपने अभी तक कितने अभी तक आप मार चुके हैं। ये नहीं है कि मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही हैं, बहुत ही बखूबी कर रही है। हमारे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक 32 सालों में कितने आतंकवादी बने, चाहे वो बाहर से आए या चाहे वो लोकल थे, तो कितने मारे गए, और अभी तक भी उसका कोई अंत नहीं है। नए बनते जा रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट होती रहती है, और हर साल हम यही सुनते हैं, अब जी 200 आतंकवादी रह गए, अब 250 रह गए, अब 300 रह गए, उससे नीचे तो ये आंकड़ा जाता ही नहीं है, और ये उसके साथ लगा दिया जाता है सिर्फ 200 रह गए। 200 भी क्या कम है एक निहत्थे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय के लिए, जो कि एक काम करने गया है अपना ईमानदारी के साथ, वहां अपनी रोजी रोटी कमाने गया है, उसके लिए क्या वो 200 भी कम है? और आप कहते हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे, और कहां पे आप सिक्योरिटी देंगे हमको? बाकी रही हमारे जो अधिकार हैं उनको आप देखिए, मैंने अभी मैं सर्च कर रहा था, यहाँ ह्यूमन राइट्स की साइट है, ह्यूमन राइट्स वॉच, उस पे मैं देखता हूं कि मैंने सोचा मैं कुछ सर्च करूंगा कश्मीरी पंडित्स के ह्यूमन राइट्स के बारे में, शायद कुछ वहां पे कुछ आर्टिकल कुछ ऐसा कुछ दिख जाए मुझे। लेकिन मेरे को बहुत ही हैरानी होती है कि उस साइट पे मुझे कश्मीरी पंडित्स के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब कश्मीरी पंडित का ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, और ये सरकार जो है अभी तक 32 सालों में अभी तक
ह्यूमन राइट्स के वेबसाइट पे या उनके वहां ये रजिस्टर नहीं कर पाई है कि कश्मीरी पंडित्स का जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हुआ है कश्मीर के अंदर। चाहे आप उसको 370 का ही नाम दे देते कि 370 की वजह से हुआ है, वो भी हम मान लेते, लेकिन आप अभी तक ये रजिस्टर नहीं कर पाए उस वेबसाइट के ऊपर, जो कि अभी 2 अगस्त 2022 में अपडेट हुई है। उसमें फोटो ऊपर दी गई हुई है रजनी बाला की जो किलिंग हुई है, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी एक फोटो उसमें दी गई है कि स्टॉप टारगेट किलिंग्स, लेकिन नीचे जो भी डिटेल्स हैं वो सब कश्मीरी मुस्लिम्स के बारे में है कि उनके साथ उनका जो मानव अधिकारों का हनन उनका हो रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, अनमार्क्ड ग्रेव्स है वहां पे, ये सब वहां लिखा हुआ है, हर एक चीज की डिटेल दी गई है। जर्नलिस्ट के ऊपर उनको उनका वहां पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको वहां पे जो है अरेस्ट किया जाता है, उससे उनके जो है उनको उनसे पूछताछ की जाती है, अननेसेसरी हरास किया जा रहा है उनको, ये सब लिखा है उस पे। लेकिन कश्मीरी पंडित्स के बारे में एक लाइन नहीं उसके ऊपर लिखी है। क्या सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये यहाँ पे सरकार फेल नहीं हुई है? मैं सिर्फ इस सरकार को नहीं कहूंगा, इससे पहले भी जो सरकार थी, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है, ये अभी तक फेल हुई है कि वहां पे एक कश्मीरी पंडित को रिकॉग्नाइज किया जाए, एटलीस्ट वहां पे कम से कम ये तो कहा जाए कि इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। वहां अत्याचार दूसरी कम्युनिटी का बता रहे हैं आप, जबकि अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। बड़ा दुखद है ये सब सोच के, ये देख के बहुत दुख होता है। और ऊपर से फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि इनको जी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 213 दिन से, इनको अकोमोडेशन चाहिए, ये सिक्योर एक जोन में जाना चाहते हैं, इनको अकोमोडेशन चाहिए, बाकी ये यही डिमांड है इनकी, वो तो कुछ नहीं है। ये ऐसी इस तरह की बातें बोल के बस टाल दिया जाता है, जैसे कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी जो तरुण चुग जी जो है, उन्होंने कल ही एक बयान दिया कि ये जो है अब इनको पलायन से आगे बढ़ना चाहिए। अब पलायन से आगे कहाँ बढ़े हम? हमको रास्ता तो बता दे वो, हम कहाँ बढ़े आगे, कहाँ जाएं हम? आप बता दीजिए, आप हमको कोई ऐसा सिक्योर जोन बता दीजिए कश्मीर में जहां पे हम जाएंगे। आप हमको ये भी बताए ना, आप खाली एक बात टाल के आप निकल जाएंगे, उससे तो मसला हल नहीं होने वाला है। आप हमको रास्ता तो बताइए ना, आगे हमारे साथ बात तो कीजिए आप। बात को टाल के, आंखें बंद करके फिर मसले ऐसे तो हल नहीं होते हैं। आप हमको सिक्योर जोन में रखेंगे, हमको बताइए किस जगह पे आप रखेंगे हमको, हमको नाम बताइए, उस जगह का क्या नाम है, और वहां हमको आप गारंटी दीजिए कि वहां पे इसके बाद और कोई किलिंग नहीं होगी। हम जाने के लिए तैयार हैं, हम इसी वक्त निकलने के लिए तैयार हैं। आप हम बस अभी लिख के दीजिए हमको कि आप इस जगह पे रखे जाएंगे और यहाँ पे आपकी कोई किलिंग नहीं होगी, यहाँ पे आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हम इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अभी निकल जाएंगे, हम पूछेंगे भी नहीं दोबारा। बताइए, गारंटी तो दीजिए आप। खाली बात टाल के और यहाँ वहां की बातें करके ऐसे मसले हल नहीं हो सकते हैं। बहुत दुख होता है ये बातें सुन के और ये बातें देख के। और फिर माननीय न्यायालय से भी हमको उम्मीद है उसके बाद वो भी बार बार हमारी पीआईएल को रिजेक्ट करेगा, तो उसमें फिर क्या, किससे उम्मीद लगाएंगे हम? मैं एक और बात बताऊंगा, माननीय मोदी जी हैं, जिस दिन पहला मैंने उनका भाषण सुना था, मैंने मतलब आप
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, हम राष्ट्रपिता मानते हैं उनको। लेकिन जिस दिन मैंने मोदी जी का पहला भाषण सुना, मैं उनको राष्ट्रपिता मानने लगा। उसी दिन से मुझे उनके पहला जो भाषण था, पहले भाषण से मेरे को बहुत अच्छे लगे वो। मैंने उनको मन में राष्ट्रपिता मान लिया। और मेरी तरह और भी कई जो कश्मीरी पंडित हैं वो मानते होंगे। और उसी राष्ट्रपिता से हमको उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे, एक पिता की नजर से एक बात सुनेंगे अपने बच्चों की, जो 213 दिन से गुहार लगा रहे हैं, खून सूख गया चिल्ला चिल्ला के, अपनी बातें रख के। इन चीजों का कम से कम वो एक कुछ तो कहीं किसी को वो तो भेज सकते हैं, चाहे उनकी वो बिजी है, वो नहीं डायरेक्टली सुन सकते, लेकिन किसी को तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं जो हमारी बात सुने, प्रॉब्लम सुने। आप कश्मीर का मसला सुलझाना चाहते हैं, वो कैसे सुलझेगा जब आप एक तरह से कहते हैं कि कश्मीरी पंडित ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया का, लेकिन कश्मीरी पंडित की आप बात नहीं सुन रहे हैं। चाहे वो आप लो से लो लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की एलजी साहब, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जो ये बीजेपी की जो ये है पार्टी है उस लेवल पे, चाहे वो केंद्रीय सरकार की लेवल पे हो, अब कहीं पे तो ये बात सुनिए ना। अब हर बात को इग्नोर करेंगे, कहीं पे तो बात आप सुनिए। अगर एम्बेसडर हैं हम, तो हमारी बातों को सुना जाए, हम तभी आपको एक उसका एक रोड मैप आपके साथ बैठ के बनाएंगे, आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है। नहीं तो आप प्रॉब्लम्स खुद से अपने मन में बना रहे हैं, सॉल्यूशन भी अपने मन में बना रहे हैं, और बलि का बकरा हमको बना रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मैं संदीप जी आपसे जानना चाहूंगी कि 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो आपका जो लाइफ स्टाइल, डेली रूटीन है, या आपको एक जीवन यापन करने में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आप लोगों को, जो आप आंदोलन कर रहे हैं? जी श्वेता जी, मैं दो बातें और भी जोड़ना चाहूंगा इसमें। रोहित जी ने काफी सही अच्छी बातें कही, लेकिन मैं आपके संज्ञान में ये बातें लाना चाहता हूं कि भारत, जहां लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है, जहां न्याय की बात होती है, जहां बंधुआ प्रथा कई दशकों पहले समाप्त हो चुकी है, कि क्या कारण है आज भी भारत के संविधान की खिल्ली उड़ाते हुए कश्मीरी हिंदू को कश्मीर में बॉन्ड साइन करा के एक होस्टेज की तरह रखा जा रहा है, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। क्या न्यायपालिका की नजर इस पर नहीं है? क्या कारण है जिस कश्मीर के एक भी क्षेत्र को आज तक आतंक रहित घोषित नहीं कर पाए हैं? मैं किसी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटे गांव की बात कर रहा हूं। 32 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक एक गांव को भी आतंक रहित घोषित नहीं कर पाए हैं, और फिर भी मजबूर करके एक पॉलिटिकल होस्टेज बताइए, आप डिप्लोमेटिक होस्टेज बताइए, एक होस्टेज बना के कश्मीरी हिंदू को वहां बांध कर रखना है, ताकि जिहादी आए, उसे लक्षित करे, उसकी निर्मम हत्या करे।
क्या ये नीति है? आज मानव अधिकार कहां है? भारत का संविधान कहता है अगर कोई भ्रष्टाचारी भी है, अगर कोई अन्याय नहीं करता है अपने काम के साथ, आप उसे बर्खास्त करते हैं, सस्पेंड करते हैं, लेकिन तब भी आप उसका गुजारा भत्ता चालू रखते हैं, क्योंकि गलती अगर उस इंसान ने की है, उसके परिवार का क्या? जुर्म कोई करे तो उसके समस्त परिवार को जेल में नहीं डाला जाता, केवल उसे डाला जाता है। लेकिन आज 212 दिन से पूरा परिवार भुगत रहा है, हर उस कर्मचारी का जो अपनी जान की दुहाई मांग रहा है, जो अपने जीवन के अधिकार की बात करता है। इतनी भी क्या मजबूरी है कि हर कानून को, नागरिकों के हर अधिकार का हनन किया जा रहा है? जब मैं कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहा हूं, पिछले 6 माह से वेतन नहीं आ रहा है। क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है यूटी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में? क्या वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि किस प्रकार निर्वाह होगा उन घरों का जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां बुजुर्ग माता पिता विभिन्न प्रकार के इलाज में की जरूरत पड़ती है? ये कोई छोटा विषय नहीं, ये गंभीर विषय है। मुझे तो ये भी जाति विध्वंस की एक कड़ी नजर आता है। मुझे हर उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है जो मुझे भारत का संविधान देता है। आर्टिकल 21 की बात करें आप, जहां सेफ वर्क कल्चर एनवायरनमेंट की बात की जाती है, क्या आप नहीं मानते कि किसी ऐसे माहौल में आपको रखकर आपकी मानसिक प्रताड़ना होती है? शारीरिक प्रताड़ना हो, मानसिक प्रताड़ना हो, या कोई अन्य प्रकार की यातना हो, किसी भी यातना से कश्मीरी हिंदू अनछुआ नहीं है। कई माह से स्कूलों की फीस नहीं भरी गई है, बच्चों का भविष्य खतरे में है। जो लोग बीमार हैं सरकारी अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। किसने अधिकार दिया है कि वो 30,000 लोगों के जीवन के साथ खेले? ये एक गंभीर विषय है जिसका संज्ञान पूरे विश्व को लेना चाहिए। पूरे भारत के हर नागरिक को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। छोटे से घटनाक्रम होते हैं, सड़कें जन सैलाब से भर उठती हैं, लेकिन आज कश्मीरी हिंदू की इस त्रासदी पे खामोशी क्यों है? ये प्रश्न चिन्ह इस हिंदू समाज के लिए भी है। 26 लक्षित हत्याएं हुई हैं एक वर्ष में, कहीं कोई आवाज नहीं है, कहीं कोई शोर नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं आ रहा है। बात तो छेड़िए, कोई संवेदना नहीं जता रहा है। चाहे मेरे देश के संचालक हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब मौन है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि ये देश किस ओर जा रहा है। विडंबना तो यह है कि कश्मीरी हिंदू जब भी मारा जाता है, इतिहास गवाह है इसका, केवल इस विषय के लिए मारा जाता है क्योंकि वो भारत मां की जय कहता है। वो वंदे मातरम का नारा लगाता है, अन्य तो कोई कारण नहीं है। क्या इस बलिदान का सम्मान नहीं है मेरे देश में?
32 वर्षों से सह रहा हूं, आगे भी सहते रहेंगे, लेकिन आवाज नहीं रुकेगी, संघर्ष बढ़ता चलेगा। हम जागरूक करेंगे अपने पूरे समस्त समाज को, पूरे भारत देश के समाज को। उनको बताएंगे कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है हिंदू समाज के साथ। आप देखिए, ये पहला वर्ष ऐसा रहा जब हिंदू समाज, कश्मीरी हिंदू के घर में दिवाली तक नहीं मनाई गई। जहां एक तरफ उज्ज्वला योजना की बात होती है, वहीं दूसरी ओर माता भगिनियों को ऐसे विषम परिस्थितियों में कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनको अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनसे दूर रहना पड़ रहा है। तरसाया जा रहा है उनको वेतन के लिए, निर्वाह करने के साधन के लिए। क्या इसके लिए कोई योजना नहीं होनी चाहिए? इतनी भी क्या विवशता है कि सब स्थिर है, सब सामान्य है, ये बताने के लिए आप एक छोटा सा जो माइनस्क्यूल हिंदू समाज है कश्मीरी हिंदू का, उसको समाप्त करने के लिए भी तैयार हो? क्या जम्मू कश्मीर यूटी की तानाशाही नजर नहीं आती है? केंद्र सरकार कहां सोई है? क्यों किसी अधिकारी ने इसका संज्ञान आज तक नहीं लिया? क्यों वो किसी ऐसे मंच पर नहीं गया जहां पे हमारे दूसरे हिंदू भाई भी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा, अपने जीने के अधिकार के लिए बात कर रहे हैं? इतनी क्या विवशता है? ब्लैकमेल किया जा रहा है सैलरी के नाम पे। ये अत्यंत गंभीर विषय है। जी, बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल होगा रोहित जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को संपर्क करने की कोशिश की गई है? और यदि नहीं, तो ये आंदोलन जो है आप लोगों का, वो कब तक चलता रहेगा? जी देखिए श्वेता जी, जहाँ तक सरकार का सवाल है, एलजी साहब ने हमारे साथ हमको एक कमेटी जो बनवाई थी और उसके साथ मीटिंग भी हुई उनकी एक बार, जो कि मई के महीने में ही हुई। और दूसरी बार रविंदर रैना जी आए थे, उन्होंने कमेटी एक बनाई, जो कि जम्मू में ही वो धरना स्थल पे आए थे, और उन्होंने कमेटी बनवाई निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में। उसका क्या रिपोर्ट आया वो पूरी तरह हमको पता भी नहीं है, हमने वो पूरा साझा नहीं किया गया। लेकिन ये हमने जरूर देखा बाद में कि वो एलजी साहब से मिलने गए थे, और उसके बाद क्या उसका नतीजा हुआ, क्या रिजल्ट निकला, वो कुछ हमको समझ में नहीं आया, ना हमको बताया गया कि क्या चल रहा है, आखिर सरकार की मंशा क्या है। तो मुझे तो लगता है ये सब सरकार की तरफ से सिर्फ टाइम बाइंग का एक खेल चल रहा है, और कुछ नहीं। वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगती है अभी तक का जो हम देखते हैं, वो अभी तक बिल्कुल भी सीरियस नहीं है हमारे इस तकलीफ से, जो 213 दिन का हमारा जो धरना है, जो कि एक कश्मीरी पंडित के हिस्ट्री में ये एक ऐतिहासिक ये जो है धरना है। 213 दिन के बाद भी हमको
अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अब हम किस तरह से सरकार को समझाएं, सरकार के कानों तक ये अपनी जो है बात पहुंचाएं। हम यहाँ से कहते कुछ हैं और वो वहाँ से जवाब कुछ और देते हैं, किसी और तरीके से जवाब देते हैं या बात को टाल देते हैं या बिल्कुल चुप ही रहते हैं। मतलब सरकार का रवैया हमको समझ में नहीं आता है, जबकि इसी सरकार से हमको अभी भी अपेक्षाएं हैं और शायद आगे भी रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको इस लायक रखे कि हम आगे भी अपेक्षाएं रख पाए इस सरकार से। वरना जिस तरह से ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम इस लायक भी बच पाएंगे कि हम किसी और से, सरकार से तो क्या किसी और से भी हम कोई आशा रख पाए। और ये जो धरना है ये तो फिलहाल चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती, हमारी मांगों को सुन नहीं लेती कम से कम, तब तक ये धरना हम बंद नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार आप दोनों का, आपने हमें समय दिया, आपने बताया कि किन विषम परिस्थितियों में आप लोग धरना कर रहे हैं, किन विषम परिस्थितियों में आप लोग मजबूर हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि जब न्यायपालिका न्याय करने से मना कर दे, इनकार कर दे, तो ऐसी सूरत में देश की जनता को, नेशनल मीडिया को और सरकार को मिलकर हमारे कश्मीरी हिंदुओं को बचाना ही होगा, क्योंकि आज ये आग जो है वो कश्मीर में हमें लगती हुई दिख रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये भारत के प्रत्येक राज्य में देखने को मिल सकती है। आज कश्मीरी हिंदू दर्द में है, कल भारत देश के कोने-कोने में ये दर्द गूंज सकता है। तो सभी से मेरा निवेदन है, देश की जनता को इस पर एक होना होगा। नेशनल मीडिया जो हिजाब के मुद्दे पर महीनों टीआरपी बटोरने के लिए दिखाती है, क्या वो एक दिन इन कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को नहीं दिखा सकती, जिस पर सरकार भी विवश हो जाए संज्ञान लेने के लिए। तो सभी से निवेदन है, एक होकर इनके दर्द को समझना होगा और इस पर कार्य भी करना होगा। हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि देश के कोने-कोने में बैठे जो हिंदू हैं, जो देश की जनता है, वो इनके साथ खड़ी हो सके और इन्हें न्याय मिल सके। सभी का बहुत-बहुत आभार। इसी तरह आप देखते रहिए आज शर्ख।